हम लोग 2019 की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 48 कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे ये कह रहा है कि एक वॉल क्लॉक है जो हर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट चल रही है। कंडीशन दे रखा है 24 आवर्स में 10 मिनट फास्ट है, मतलब आज मान लो 6 बज रहे हैं अभी, तो कल जब 6 बजेंगे वापस शाम के तो 10 मिनट फास्ट हो जाएगी घड़ी। आगे वो कह रहा है राइट टाइम जो है घड़ी का वो कब सेट किया गया था, मंडे को 8 बजे सुबह। आठ बजे मंडे को राइट टाइम शो किया गया था। अब वो कह रहा है वेडनेसडे की शाम को 6 बजे घड़ी में करेक्ट टाइम क्या होगा, करेक्ट टाइम बताना है। एक सेकंड, पेन अच्छा ले लेता हूँ मैं। आपको ये दे रखा है 8 बजे मंडे को घड़ी में क्या था, राइट टाइम। तो मैं मानता हूँ जब ट्यूसडे की सुबह 8 बजेंगे तो 24 घंटे में घड़ी कितने फास्ट हो रही थी, 10 मिनट, मतलब टाइम हो चुका होगा 8:10। अब नेक्स्ट जब 8 बजे वेडनेसडे होंगे तो वापस घड़ी क्या होगी, 10 मिनट फास्ट। तो अब टाइम क्या हो जाएगा, 8:20 वेडनेसडे तक। ठीक है, आपको निकालना है शाम को 6 बजे वेडनेसडे को ही। ठीक है, वेडनेसडे की शाम को 6 बजे, और पूछ रहा है घड़ी में करेक्ट टाइम क्या होगा, 6 बजे। करेक्ट टाइम मतलब घड़ी फास्ट है। अब आप ये देखिए, ऑप्शन वाइज देखते हैं। सबसे पहले 5:30, 6 बजे 5:30 हुए होंगे एग्जैक्ट टाइम, मतलब घड़ी कितना फास्ट है, आधा घंटा। अब 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो रहा था, आधा घंटा कब फास्ट होगा, 8 बजे थर्सडे को, तभी 8:30 होंगे, 10 मिनट तभी बढ़ेगा। बट हम वेडनेसडे की शाम में ही देख रहे हैं तो आधा घंटा तो फास्ट नहीं हो सकता है घड़ी। क्यों नहीं हो सकता समझ रहे, क्योंकि 24 घंटे में 10 मिनट हो रहा है। अभी 2 ही दिन हुए हैं और तीसरे दिन की शाम को देखना है, तीसरा दिन पूरा नहीं हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 36 मिनट। 24 को माइनस करोगे तो अब 36 मिनट कब होगा, थर्सडे की शाम में। ठीक है, थर्सडे की शाम में होगा जब थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे तक कितना हो रहा था, 30 मिनट फास्ट हो रहा था घड़ी, 30 के बाद तो तभी होगा। बट हमें वेडनेसडे की शाम में देखना है तो ये भी नहीं होगा। और ये कितना है, 5:18, मतलब डिफरेंस कितना है, 42 मिनट्स का। 42 मिनट्स भी पॉसिबल नहीं है, तो बचा ये ऑप्शन। इसके हिसाब से घड़ी कितनी फास्ट है, 24 मिनट। अब देख लीजिए 20 मिनट तो वेडनेसडे की सुबह 8 बजे तक हो गया। अब जब बचा हुआ टाइम मतलब 10 घंटा, शाम को 6 बजे निकालना है वेडनेसडे के, सुबह के 8 बजे से शाम के 6 बजे तक अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो 10 घंटे होते हैं। 10 घंटे में एग्जैक्टली घड़ी 6 मिनट फास्ट होगी, 4 मिनट सॉरी। तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, आंसर ए। क्यों आंसर ए होगा, आप देख रहे हो 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो रही है घड़ी, एवरी 24 आवर्स में 10 मिनट फास्ट हो रही है घड़ी। अब 8 बजे मंडे था, 8 बजे ट्यूसडे में 10 मिनट फास्ट होगा, 8 बजे वेडनेसडे में भी 10 मिनट फास्ट होगा, 8 बजे थर्सडे में 10 मिनट फास्ट होगा, मतलब 30 मिनट घड़ी में डिफरेंस आएगा थर्सडे को। बाकी सारे ऑप्शन ना 30 मिनट या 30 मिनट से ऊपर है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि ये थर्सडे के बाद ही आएंगे। हमको टाइम देखना था वेडनेसडे की शाम में ही। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो ये बता रहा है कि 24 मिनट घड़ी फास्ट है और वो सपोर्ट कर रहा है इस एविडेंस को, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये कह रहा है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहां इसने क्वेश्चन में क्या कहा है, ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दो टाइप के होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे मान लो p/q है, अगर ये मेरा 1/2 है तो इसको मैं क्या कहूंगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन तब होता है जब न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे 1/2 क्या होगा, 0.5। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। मतलब इसको अगर मैं उल्टा लिख दूं ना, 2/1, 2/1 क्या होता है, 2 होता है। 2 अपने आप में एक नंबर है, बट इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन की टर्म्स में है ही नहीं। कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए इसको कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है इस टाइप का। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0, तो रिजल्टिंग फ्रैक्शन क्या होगा। 2 केस ले लेता हूं मैं। एक मानता हूं एक मेरा नंबर था 1/2, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने सेम पॉजिटिव नंबर से इंक्रीज किया। मैं अगर दोनों में मान लो
8 ऐड करता हूँ, ठीक है। अगर मैं दोनों में 8 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 9/10। 8 ऐड करूंगा तो 1/2 मेरा कितना था, हाफ होता है 0.5, बट 9/10 मेरा कितना आएगा 0.9। वैल्यू देख रहे हो बढ़ गई। अब ऑप्शन देखो, ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, लेस तो नहीं हो सकता। ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, यस ऑलवेज ग्रेटर होगा। क्यों? अब एक एग्जांपल लिया 1/2, मान लो आप लेते हो 3/4, ठीक है। अब इसमें आप 6 से इंक्रीज कर दो, 6 से इंक्रीज करोगे तो 3 + 6 अपॉन 4 + 6 हो जाएगा। ये ऊपर नीचे सेम नंबर से इंक्रीज करोगे तो ये अगेन क्या हो जाएगा 9/10। 3/4 कितना होता है 75%, और 9/10 अगेन कितना होता है 90%। देख रहे हो 75 से ज़्यादा है। तो कोई भी फ्रैक्शन को, अगर कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से इंक्रीज करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमेशा ज़्यादा होगा ओरिजिनल नंबर से। करके देख सकते हो, कोई भी 1/2 ले लो, 2/4 ले लो, 3/4 ले लो, या 5/6 ले लो। किसी भी नंबर पे आप ऊपर नीचे सेम नंबर से ऐड कर दो, आपको दिखेगा हमेशा ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन ही आएगा, ठीक है। उस दिन हमने सीक्वेंस वाला क्वेश्चन देख लिया था, ये वाला हमने ये वाला सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी देख लिया था और ऊपर वाला भी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ये कह रहा है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ एक ग्रुप है, कितने लोगों का 15 पीपल का, 15 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें 7 लोग फ्रेंच पढ़ पा रहे हैं, 8 लोग इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, और 3 जो लोग हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ते इसमें से, ठीक है। टोटल लोग कितने हैं 15। 3 लोग क्या है कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो 15 - 3 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 12। अब 7 आपके पास क्या थे फ्रेंच पढ़ने वाले, और 8 आपके पास क्या थे इंग्लिश। मतलब मान लो अगर ये सर्कल बनाता हूँ मैं और ये दूसरा सर्कल, ये हो गया फ्रेंच पीपल का, ये हो गया इंग्लिश पीपल का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं 7 और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 8। 3 लोग ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ते, मतलब मान लो अगर ये 15 लोगों का ग्रुप होता टोटल, ठीक है, 7 फ्रेंच 8 इंग्लिश। नहीं पढ़ने वाले 3 लोग ऐसे होते हैं बाहर में, A B C, जो कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे, 3 लोग बाहर है। पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 15 - 3 12। अब आपको पूछ रहा है कितने ऐसे लोग हैं जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज पता करने के लिए मैं ऐसा मानता हूँ, टोटल पढ़ने वाले कितने थे 12, फ्रेंच कितने पढ़ रहे थे 7, तो इसके हिसाब से इंग्लिश कितने पढ़ेंगे 5, और इंग्लिश पढ़ने वाले कितने थे 8, तो इसके हिसाब से फ्रेंच कितने पढ़ेंगे 4। 12 - 8 कर देंगे तो यहाँ भी 12 - 7 किया तो 5 आया, 12 - 8 करूंगा तो कितने हो जाएंगे 4। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश पढ़ने वाले 5 हो गए, क्योंकि फ्रेंच पढ़ने वाले 7 है और इंग्लिश पढ़ने वाले 8 है, तो फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 4। माइनस करूंगा तो 5 + 4 कितना हो जाता है 9। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। हमने क्या किया, हमने पहले ये अज्यूम किया कितने लोग दिए 15, उसमें से कितने नहीं पढ़ते कुछ भी, 3 लोग थे, टोटल आ गए 12। आपको क्वेश्चन के हिसाब से पता है फ्रेंच पढ़ने वाले 7 है, आपको बताना है एग्जैक्टली एक लैंग्वेज पढ़ने वाला कितने हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ अगर 12 टोटल लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें से फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं 7, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे इंग्लिश पढ़ने वाले। और इस केस में भी वैसे ही हो सकता है, अगर इंग्लिश पढ़ने वाले 8 है तो फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे 4, तो 7 + 8, अगर मैं इस हिसाब से रेशियो निकालूँ तो इंग्लिश पढ़ने वाले 5 हो गए, फ्रेंच पढ़ने वाले 4 हो गए, 5 + 4 कितना हो जाएगा मेरा 9। आंसर हो जाएगा मेरा बी, दैट इज 9। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 पे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है आपसे, आपके पास एक प्रिंटर है और प्रिंटर पे जब मैं प्रिंटर से कोई बुक प्रिंट करूंगा तो बुक के ऊपर नंबर होता है। आप कोई बुक खरीदोगे तो उस पर 1 2 3 4 ऐसा होता है। तो वो कह रहा है जब प्रिंटर पेजेस को प्रिंट कर रहा था तो उस पर उसने कुछ डिजिट यूज किए नंबरिंग करने के लिए। कितने, 1 से स्टार्ट किया, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग करना स्टार्ट किया, और टोटल उसने कितने डिजिट यूज किए 3089 डिजिट उसने यूज किए। मतलब कैसे टाइप के, मतलब मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब ये सब क्या हो गए 9 डिजिट हो गए। लेकिन जैसे ही 10 लिखेंगे, 10 के लिए कितने डिजिट यूज करने पड़े 2, तो 9 + 2 11, 11 के लिए भी कितने डिजिट यूज करने पड़े 2 11। तो ऐसे टोटल जब ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3089 डिजिट। तो आपको बताना है कितने पेजेस प्रिंट हुए, ठीक है। अब 1 to 9 में कितने डिजिट यूज होंगे, 1 to 9 में 9 डिजिट यूज होंगे। बट जब 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 से 99 तक क्या है सभी 2 डिजिट नंबर है,
और कितने नंबर हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ये 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 180। क्यों हमने 2 किया, क्योंकि हर एक डिजिट में कितने डिजिट यूज हो रहे थे, 2, और ऐसे 90 थे। अब तीसरा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 100 से। 100 से मैं क्यों कर रहा हूँ, 100 से 3 डिजिट स्टार्ट हो गए, और 100 से मैं काउंट करूंगा 999 तक, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट यहाँ तक है। ये कितने नंबर है, 900 नंबर है, और हर डिजिट में कितना यूज हो रहा है, 3। तो ये हो जाएगा 900 इंटू 3 2700, 2700 हो जाएंगे। अब काउंट कर लीजिए ये कितना हो रहा है, 2700 प्लस 180 प्लस 9, मतलब आपके पास ये आ रहा है 2889। आपको कितना यूज करना था, 3089। 3089 से इसको जब माइनस करोगे आप, तो ये कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, 200 डिजिट आ रहे हैं ये, माइनस करोगे तो। अब 999 के बाद क्या हो जाएगा, 4 डिजिट स्टार्ट हो जाएगा। 4 डिजिट स्टार्ट होगा, मतलब पहला 4 डिजिट कब होगा, 1000। और अगर 4 डिजिट है, 4 डिजिट को 200 से डिवाइड करोगे तो कितने डिजिट आएंगे, 50। मतलब 1000 से लेके कहां तक जाएगा, 1049 तक। क्यों 1049 तक जाएगा, क्योंकि 50 डिजिट लेने थे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमको 3089 डिजिट यूज करने हैं। सबसे पहले हमने काउंट किया 1 to 9। 1 to 9 में कितने डिजिट यूज होंगे, 9। उसके बाद 10 से एक अलग कैटेगरी बना दी। क्यों, 10 से 2 डिजिट स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट 2 डिजिट कहां तक जाएगा, 99 तक। 10 से लेके 99 तक कितने नंबर आ जाएंगे, 90 नंबर, और एक डिजिट में कितने डिजिट यूज हो रहे थे, 2। तो 90 into 2 कितना हो जाएगा, 180। फिर हमने 100 से न्यू कैटेगरी बनाया, क्योंकि 3 डिजिट स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट 3 डिजिट कहां तक जाएगा, 999 तक। तो एक ट्रिपल डिजिट में कितने नंबर डिजिट यूज हो रहे थे, 3, और टोटल कितने थे, 900। तो 2700 आ गए। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन के करीब आ चुका हूं मैं, 999 तक आ गया था मैं, मुझे इसमें से ढूंढना है। तो बेटर क्या है, पहले मैं ये काउंट कर लूँ, ये कितना आया। जब मैं ये काउंट करूंगा मेरे पास आ गया 2889। आपको कितने यूज करने थे, 3089। मतलब अभी भी आपको 200 डिजिट यूज करने हैं। अब 999 के बाद 4 डिजिट की श्रेणी स्टार्ट होगी, मतलब 1000 से स्टार्ट होगा। 1000 में 4 डिजिट होते हैं, तो 200 डिजिट यूज करने हैं। जब 1000 में 4 है, तो ऐसे कितने यूज कर सकते हो, 50। 200 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यहाँ से 4 डिजिट की कैटेगरी स्टार्ट हो रही है, तो ये आ जाएगा 50। और 50 कहाँ से होगा, 1000 से लेके 1049 तक। ऑप्शन हो जाएगा आपका 1049। ठीक है, कि 1049 तक जब आप काउंट करोगे तो आपको फाइनली पता चलेगा। मतलब यहाँ पे कैटेगरी क्या आ जाएगी, लास्ट वाली 1000 से 1049। टोटल कितने, 50 नंबर है, 49 प्लस 1000 खुद। एक में 4 डिजिट है, 50 में कितने हो जाएंगे, 200। 200 यहाँ ऐड कर दो, 200 यहाँ भी ऐड कर दो। फाइनली आपके पास आ जाएगा, डिजिट में आ जाएंगे 1049 में। ठीक है नेहा, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। ये क्वेश्चन भी कर लिया था, वेट वाला। अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन में ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन को मैं स्किप करने का एडवाइस देता हूँ। क्यों स्किप करने का एडवाइस देता हूँ, क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको फील हो जाएगा। मान लो यहाँ दिया हुआ है, आपके पास कुछ नोट्स है, कौन कौन से, 1 रुपए का, 10 रुपए का और 50 रुपए का। टोटल आपको इन पैसों को यूज करना है, सो दैट आपको कितने का बिल भरना है, 107 रुपए का। सबसे पहला केस ये हो सकता है कि 107 रुपए भरने, सबके सब कितने, 1 रुपए के सिक्के भर दो या 1 रुपए के नोट भर दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है 107 रुपए भरने हैं, तो 50 रुपए के 2 नोट भर दो और 1 रुपए के 7 नोट भर दो, ये तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका फिर ये हो सकता है 107 में 50 रुपए का 1 नोट भर दो, प्लस 57 रुपीज़ जो बचे हुए हैं वो 1 रुपए में भर दो, ये भी केस हो सकता है, 57 रुपीज़ जो बचे हैं। चौथा केस आपका ये हो सकता है कि 107 भरने हैं, तो 50 रुपए के आपने 1 नोट यूज़ किए, 10 रुपए के आपने 5 नोट यूज़ किए, तो 50 हो जाएंगे, और बचे हुए वापस आपने 1 रुपए के 7 नोट यूज़ किए। ऐसे करके आपको केसेस बनाने हैं। बट क्या होता है, एग्जाम टाइम में ना, इतना एग्जाम का जो माहौल होता है उसमें इतना टाइम नहीं होता आप इतने केसेस बनाओ, तो बेटर ये रहेगा ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। सेकंड रीजन क्यों स्किप करने का, नंबर भी देख रहे हो एकदम पास पास है, गलती से आपको एक केस भूल गए ना तो ये पूरा 0 हो सकता है। कैसे एक केस, जैसे मान लो एक और तरीका क्या हो सकता है, 50 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 4, 40 रुपए, 17 रुपए क्या दोगे, 1 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से 17 रुपए दोगे। फिर तीसरा केस ये बन सकता है 10 रुपए के 3 नोट और 1 रुपए के 27 नोट, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसे करके फिर बनाओगे 10 रुपए के 2 नोट और 1 रुपए के 37 नोट, मतलब जितने यहाँ बढ़ेंगे कम होंगे उतने यहाँ बढ़ेंगे, ऐसे काउंट करने पड़ेंगे आपको पूरे।
ठीक है, तो इस केस में टाइम लगेगा इसीलिए, और ऑप्शन भी पूरे पास पास है। आई एडवाइस कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। वैसे अभी के अभी पूरा बना लेंगे, जैसे ये हो जाएगा होगा 5th केस, ये हो जाएगा 6th, ये हो जाएगा 7th, 8th केस तो हमने काउंट कर ही लिया है, नहीं 8th केस क्या हो जाएगा, 50 का एक नोट प्लस 10 रुपये का एक नोट प्लस 47 रुपीज़ के छुट्टे। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, मतलब 10 रुपये का एक नोट प्लस 97 छुट्टे, फिर हो जाएगा 10 रुपये के दो नोट प्लस 87 रुपीज़ छुट्टे, फिर हो जाएगा 10 रुपये के 3 नोट। ऐसे करके आपको बनाने पड़ेंगे, ये शायद 10 और केस बनेंगे, मतलब इसका आंसर आना चाहिए आपका 18, इसका फाइनल आंसर 18 आ जाएगा अगर आप चेक करोगे तो। ऐसे करके बना सकते हो, बट हमें 2 मिनट से ज़्यादा लगा इसलिए मैं स्किप करने के लिए कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, दूसरा तरीका ऐसे भी बना सकते हो, बेटर होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन को टेबल में बनाना, 50, 10, 1। मानते हैं 50 रुपए के आपके पास दो नोट है, 10 के 0 और 1 रुपए के 7 है, तो 52 से 100 हो जाएगा, 1 7 से 7। सेकेंड केस मान लो आपको 107 देना है, तो 50 रुपए का आपके पास एक नोट है और 10 के 0 है और 1 रुपए के आपके पास 57 है, वापस क्या हो जाएगा 107। तीसरा केस आपके पास ये है 107 अगर आपको देने हैं, तो 50 में आप मान लो 0 इसके, 10 रुपए के आप मान लो 1 और छुट्टे दे दोगे यहाँ पे 97। फिर यहाँ बना सकते हो 0 2 87, 0 3 77, 0 4 67, 0 5 57, 0 6 47। ऐसे करके जब आप बनाते रहोगे तो आपको पता चलेगा टोटल 18 केसेस आते हैं। टेबल फॉर्म में भी बना सकते हो कि 50 रुपए के दो नोट दे दिए, 10 रुपए का एक भी नहीं, और 7 रुपए का 7 सिक्के दे दिया ऐसा। फिर एक केस बना दोगे 107 में 50 रुपए का एक, फिर 0 वाले। अब इसमें एक और चेंज क्या सकते हो, जब 10 वाली सीरीज पूरी खत्म हो जाएगी आपके पास तो आप ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, एक केस तो ये हो गया। फिर एक केस आ जाएगा जिसमें 50 भी 0 यूज़ करोगे, 10 भी 0 यूज़ करोगे और पूरे के पूरे सिक्के दे दोगे। जब पूरे केसेस आप काउंट करोगे तो आंसर आ जाएगा 18। टेबल फॉर्म में भी बना सकते हो इसको कि पहले 50 के दो नोट ले लिए, 10 का एक भी नहीं, 1 रुपए के साथ, फिर 50 का एक लिया, 10 का एक भी नहीं, एक। फिर ऐसा भी कर सकते हो कि मतलब हाँ, फिर 10 वाली सीरीज इंक्रीज कर दो इस तरीके से। एक और केस कर सकते हो, 50 रुपए का अगर आपने एक लिया ना यहाँ पे, मतलब मान लो 50 का एक, 10 का एक यूज़ करोगे तो हो जाएगा 60, यहाँ आएगा 47। फिर 50 का एक यूज़ करोगे, 10 के दो, यहाँ आ जाएगा 37। ऐसे टेबल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, बट बहुत टाइम लगेगा, तो बेटर हम स्किप कर देंगे। इसका आंसर है 18। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। 50 10 7, पचास के दो नोट, 10 के 0, 7 रुपीज़ एक में, मतलब ये 50 आ जाएगा, 10 और ये 1। फिर 50 रुपए का एक नोट, 10 के 5 नोट और 1 के 7। फिर 50 रुपए का एक नोट, 10 के 4 नोट, इसके 17। फिर 50 का एक नोट, यहाँ 3, यहाँ 27। फिर 1 2 37, फिर 1 1 47। ये 5 केसेस 10 वाले भी बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। हाँ, अब इसके बाद पूरे 10 वाले सीरीज़ हो जाएंगे, मतलब 50 पूरे 0 कर दो, 10 आप 1 कर दो, यहाँ आ जाएगा 97, 0 2 87, 0 3 77, 0 4 67, 0 5 57, 0 4 67, 0 3 77, 0 2 87, 0 9 0 1 97, ऐसा। हाँ, और एक हो जाएगा जिसमें सब के सब 0 हो जाएंगे, 107। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब एक और केस क्या बनेगा, हाँ, एक और केस आपका ये बनेगा कि आपने 50 का यूज़ कर लिए एक, 10 का आपने 0 यूज़ किया और पूरे के पूरे चिल्लर जमा कर दिए 57 17, मतलब 18 आएगा। इस तरीके से टेबल से बनाओगे तो आप। नेक्स्ट ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था उस दिन क्लास में। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि फाइनली जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। पहला स्टेटमेंट आपसे ये कह रहा है कि P और Q अगर प्राइम नंबर है तो क्या P इंटू क्यू ऑड इंटीजर होगा, चेक कर लेते हैं। P मान लो प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर में दो पकड़ लेता हूँ, दो प्राइम नंबर है, और एक पकड़ सकता हूँ 3। अब 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 क्या ऑड है, नहीं, तो पहले स्टेटमेंट से पता नहीं कर सकता। हाँ, एक केस ऐसा लेना पड़ेगा, अगर 3 अगर मैं ले लूँगा P और ये मैं ले लूँगा 5, दोनों प्राइम नंबर है, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, उस केस में सही है, बट सही नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट आप ये देखिए, P प्लस क्यू आपको क्या लिखा है, ऑड इंटीजर। अब P प्लस क्यू ऑड, दो नंबर ऑड तभी होंगे या तो एक ऑड होगा और एक इवन होगा, तभी दो नंबर ऑड होंगे। जैसे 1 प्लस 2 हमेशा ऑड होगा, दो नंबर को जब आप ऑड को ऐड करोगे तो हमेशा क्या होता है, इवन, और दो इवन को भी ऐड करोगे तो क्या होता है, हमेशा इवन। दो इवन नंबर को ऐड करो, आंसर क्या होगा, इवन ही होगा। 2 प्लस 2 कितना होगा 4, या 2 प्लस 4 कितना होगा 6। वैसे ही दो ऑड नंबर को ऐड करोगे तो इवन ही आएगा। ऑड नंबर क्या होता है 1। मान लो आपने 9 और 7 को ऐड किया, दोनों के दोनों ऑड नंबर है, 9 प्लस 7 कितना होता है 16। कोई भी ऑड नंबर, दो ऑड नंबर को ऐड कीजिए, फाइनल आंसर इवन आएगा। वैसे ही कोई भी दो इवन नंबर को ऐड कीजिए, 8 प्लस 6, आंसर क्या आएगा, इवन 14। बट अगर आपको ऑड इंटीजर चाहिए दो ऐड करने पे, वो तभी होगा जब एक नंबर क्या होगा ऑड और एक नंबर क्या होगा इवन। तो मैं ऐसा मानता हूँ, एक मेरा 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा। अब 1 इंटू 2 क्या ऑड आएगा, नहीं, इवन ही आएगा 1 इंटू 2। कोई भी जब आप ऑड को मान लीजिए 3 इंटू 6 भी करेंगे ना, एक ऑड हो गया एक इवन हो गया, ये हमेशा क्या आएगा, इवन। तो सेकेंड वाले से भी अगर दोनों ऑड इंटीजर आना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, इवन। तो ना स्टेटमेंट 1 से ना स्टेटमेंट 2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी, बोथ S1 एंड S2 टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों स्टेटमेंट यूज कर लोगे फिर भी आप नहीं बता पाओगे कि फाइनल जो मेरा मल्टीप्लीकेशन होगा वो ऑड होगा कि इवन होगा। ठीक है, अब ये रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में कराता हूँ। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2009 वाला जो कैलेंडर है ये वापस कब रिपीट होगा। पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, फिर ट्रिक लिखवा दूंगा। ठीक है, प्रूफ करने के लिए मान के चलते हैं कि 1 जनवरी थी 2009 तारीख, ये क्या हो जाएगा, मंडे मानते हैं। तो एक साल बाद वही तारीख क्या हो जाएगी, ट्यूसडे। हर साल में एक दिन बढ़ते रहता है, ये आपने भी देखा होगा, बर्थडे भी नोटिस किया होगा। फिर मान लो 1 जनवरी 2010 रहेगा, मतलब सॉरी 10 था, ये 2009 है, तो 1 जनवरी 2011 क्या हो जाएगा मेरा, वेडनेसडे, एक दिन बढ़ जाएगा। फिर 1 जनवरी 2012 मेरा क्या हो जाएगा, थर्सडे। बट 2012 क्या है, लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितने बढ़ते हैं, 2 दिन बढ़ते हैं। तो अब जब मैं 1 जनवरी 2013 देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सैटरडे, 2 दिन बढ़ेगा। एक नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है, जैसे 2024 है ना, आप ये जब साल खत्म होगा ना, आप चेक कर लेना कि 1 जनवरी मान लो 2023 अगर 1 जनवरी मेरा मंडे था ना, तो 2024 किससे स्टार्ट होगा, ट्यूसडे से। बट 2025 क्या हो जाएगा मेरा, थर्सडे, क्योंकि लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा, तो यहाँ एक दिन बढ़ने की जगह 2 दिन बढ़ जाएगा। तो 2009 मान लो मंडे था, 2010 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, 2011 क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, 2012 क्या हो जाएगा, थर्सडे। बट क्योंकि लीप ईयर है, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, 29 फरवरी होते हैं, तो 2013 क्या हो जाएगा, 2 दिन से बढ़ेगा, सैटरडे। अब 1 जनवरी 2014 मेरा क्या हो जाएगा, संडे। अब चेक कर लो, 1 जनवरी 2015 मेरा वापस क्या हो रहा है, मंडे। मंडे 1 जनवरी 2009 को था, वापस मंडे कब आया, 2015 में। तो 2009 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, 2015 में। देख लिया। अब एक ट्रिक बताता हूं, ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखना है, ये ट्रिक चाहे तो लिख लेना। ईयर और रिपीटेशन, अगर मान लो लीप ईयर है, जैसे 2024 की बात करते हैं, 2024 ये वाला साल लीप ईयर है, ये कितने साल बाद रिपीट होता पता है, 28 ईयर्स बाद, मतलब 2052 में ये साल वापस रिपीट होगा। रिपीटेशन गैप कितने साल पे रिपीट होता है, ये 28 ईयर्स के गैप में। हमेशा याद रखना है, एक लीप ईयर जो होगा ना, वो वापस कब रिपीट होगा, 28 साल बाद। 2024 का कैलेंडर और 2052 का कैलेंडर चेक कर लो, एक एक डेट सेम तारीख को आएगी, चेक कर लेना कैलेंडर में। ठीक है, लीप ईयर की कंडीशन है। ठीक है, लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है, 28 ईयर्स बाद।
अगर मान लो लीप ईयर का जस्ट नेक्स्ट ईयर है, लीप ईयर के बाद वाला ईयर ये कितने साल बाद रिपीट होता है? 6 साल बाद, मतलब 2031 में रिपीट होगा ये। लीप ईयर होता है 28 साल में रिपीट, लीप ईयर के नेक्स्ट ईयर वाला होता है 6 साल बाद रिपीट, और उसके बाद के जो वापस 2 साल होते हैं ना, ये होते हैं हमेशा 11-11 साल पे रिपीट। मतलब ये हो जाएगा 2037 और ये हो जाएगा 2038। वापस 2027 के बाद क्या आएगा? लीप ईयर 2028, और लीप ईयर मैंने क्या कहा है कितने साल बाद रिपीट होता है? 28 साल बाद। तो ये वापस कब रिपीट होगा? 2056 में। ठीक है, तो नोट बना के लिखो अपने कॉपी में कि अ लीप ईयर repeats itself after gap of 28 years. Example, year 2024, ब्रैकेट में लिख लो लीप will repeat in 2052. नेक्स्ट लाइन लिखो द ईयर नेक्स्ट टू लीप ईयर repeats itself after every 6 years. तो 2000 एग्जाम्पल लिख लो, 2025 जो है वो रिपीट होगा 2031 में। एग्जाम्पल 2025 विल रिपीट इन 2031। और लिखो the year having a gap of 2 and 3 years from leap year repeats after every 11 years. That is example year 2026 and 2027 will repeat after 11 years. बस ये नंबर याद रखना, 28 6 11 11, कभी भी चेक करोगे यही होगा, 28 6 11 11, 28 6 11 11। 28 की कंडीशन क्या होती है? लीप ईयर। लीप ईयर के 1 साल बाद 6 साल, उसके 2 साल बाद 11 11, फिर लीप ईयर, फिर 6, फिर 11 11। मतलब 2001 से स्टार्ट करो। 2001 क्या है? नॉर्मल ईयर, लीप ईयर के बाद वाला ईयर है, ये 6 साल बाद रिपीट होगा। 2002 होगा 11 साल पे, 2003 होगा 11 साल पे, बट 2004 क्या होता है? लीप ईयर, ये हो जाएगा 28 साल पे। फिर मैंने क्या बताया था? 28 6 11 11, फिर 28 6 11 11, इस फॉर्मेट में ईयर रिपीट होते रहता है। लीप ईयर होता है 28 साल बाद, उसके बाद वाला साल 6 साल बाद, उसके 2 साल 11 11, फिर 28 6 11 11। ठीक है, काय 37 नंतर इकडे लक्ष, इधर ध्यान नहीं देना है आपको ध्यान इस वाले पे देना है। ठीक है, मतलब 2024 क्या था? ये वाला साल, ये लीप ईयर है, तो ये कब रिपीट होगा? 28 साल बाद, मतलब 2052 वाला ईयर आपको सेम दिखेगा। अब 2024 के बाद क्या आता है? 25, लीप ईयर के नेक्स्ट वाला ईयर है, ये होगा 6 साल बाद रिपीट। मतलब 2025 का जो कैलेंडर एक एक दिन वापस कब रिपीट होगा? 2031 में। बट 2026 का जो कैलेंडर है ये वापस कब रिपीट होगा? 2037 में, क्योंकि 11 साल बाद रिपीट होता है। इधर ध्यान दीजिए, इसको जाने दीजिए, ये उठपटांग सीक्वेंस मेंटेन होगा। ये जो होता है ना, ये हर 4-4 ईयर लीप ईयर। मतलब अगर मैं आपको ऐसा टेबल बना के दिखाऊं, लीप ईयर का साइकिल ना हर 4 साल पे होता है। मतलब 2001 से पकड़ेंगे ना, 2002, 2003, 2004। ठीक है, अब इसके पहले क्या था? 2000, और 2000 क्या था? एक लीप ईयर था ईयर। तो ये क्या होता है? 28 साल बाद रिपीट होता है, जो हमने देखा। उसके 1 साल बाद कितने साल पे रिपीट होता है? 6 साल बाद।
फिर होता है 11 साल बाद रिपीट, फिर 11 साल बाद रिपीट, वापस 2004 के लीप ईयर। लीप ईयर कितने साल बाद रिपीट होता है? 28 साल बाद, तो ये हो जाएगा 28 साल बाद रिपीट। 2000 का 28 साल बाद था, 2028 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। ये आप देखोगे तो ये रिपीट होगा 2007 में, ये रिपीट होगा 2023 में, मतलब 2002 में 11 ऐड करना है, सॉरी 13 में, और ये हो जाएगा 2014 में रिपीट। ऐसा वापस 2004 28 साल बाद रिपीट होगा, तो 28 साल कितना हो जाएगा? 2032 में। यहाँ आपको ऐड करते रहना है। 2005 फिर कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद, 28 6 11 11, ऐसा 2006 2007, ऐसा इस टाइप से आपको बनाना है। ये पैटर्न फॉलो करना है, 28 6 11 11। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा था यहाँ पे? आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था 2009 कब रिपीट होगा। अब 2008 क्या होता है? लीप ईयर। 2008 लीप ईयर था, मैंने क्या कहा था? 28 6 11 11। 2009 क्या हो जाएगा? लीप ईयर के जस्ट 1 साल बाद, 6 साल बाद रिपीट होता है, तो 2009 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 2015। अब वेरीफाई भी कर लेना, ठीक है। इनफैक्ट आप अभी, मैं अगर मान लो 2009 निकाला ना, 2010 का भी आपको निकाल के दिखा सकता हूँ 11 साल बाद कैसे रिपीट होगा, चेक कर लेते हैं। मान लो 1 जनवरी 2010 मेरा क्या था? मंडे। 2011 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। 2012 क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। बट 2012 क्या लीप ईयर, तो 2 दिन बढ़ेंगे, मतलब 2013 में क्या आएगा? पहली तारीख को फ्राइडे, ठीक है, 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेगा। 2014 क्या हो जाएगा मेरा? सैटरडे। 2015 मेरा क्या हो जाएगा? संडे। फिर 2016 मेरा क्या हो जाएगा? मंडे। अब 2010 के बाद 2016 मेरा कब रिपीट हो रहा है? मंडे को। एक सेकेंड, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 2016 मंडे। ये ऐसा कैसे हो रहा है? 2010 मंडे हो जाएगा, 2011 हो जाएगा मेरा ट्यूसडे, फिर 12 हो जाएगा वेडनेसडे, फिर 13 हो जाएगा फ्राइडे, (2011) 2011 करो तो 11 अगर मंडे है, 12 मेरा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, 13 मेरा क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, 14 मेरा नहीं, ये हो जाएगा थर्सडे, 14 मेरा क्या हो जाएगा? फ्राइडे, 15 मेरा हो जाएगा सैटरडे, 16 मेरा हो जाएगा संडे। अब 16 के बाद 2 रिपीट करूँगा, मतलब 17 मेरा हो जाएगा ट्यूसडे, 18 मेरा हो जाएगा वेडनेसडे, 19 मेरा हो जाएगा थर्सडे, 20 मेरा हो जाएगा फ्राइडे, 21 मेरा हो जाएगा वापस संडे, और 22 मेरा क्या होगा? मंडे। हाँ, एक चेंज है, 28 6 11 11 नहीं है वो, 28 6 6 11 है वो, ऐसा 28 6 11 11। मतलब लीप ईयर वाला जो ईयर होता है वो 28 साल बाद रिपीट होता है, उसके नेक्स्ट ईयर भी 6 साल बाद रिपीट होगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी 6 साल बाद, और फिर होगा 11 साल बाद रिपीट। हम इस ट्रिक को वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो आप मानते हो 1 जनवरी 2010 मेरा है मंडे, तो सेम 1 जनवरी 2011 मेरा हो जाएगा ट्यूसडे, 1 जनवरी 2012 मेरा हो जाएगा वेडनेसडे, बट 1 जनवरी 2013 क्योंकि लीप ईयर आया था तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, दैट इज़ फ्राइडे हो जाएगा। फिर 1 जनवरी मेरा 2014 क्या हो जाएगा? सैटरडे, और 1 जनवरी 2015 मेरा हो जाएगा संडे, फिर 1 जनवरी 2016 मेरा हो जाएगा मंडे। हाँ, क्यों रिपीट नहीं होगा मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली कंडीशन ये भी तो होती है कि हम एक कंडीशन और, 2 कंडीशन और लिख लो, वहाँ पे लिखो अ नॉर्मल ईयर रिपीट आफ्टर, नहीं, और नॉर्मल ईयर रिपीट आफ्टर काट दो, लिखो नॉर्मल ईयर रिपीट ओनली इन अ नॉर्मल ईयर। हाँ, लिखो नॉर्मल ईयर रिपीट ओनली इन अ नॉर्मल ईयर while leap year repeats
इन लीप ईयर इटसेल्फ। हमने लिखा है नॉर्मल ईयर रिपीट्स ओनली इन अ नॉर्मल ईयर, जबकि लीप ईयर रिपीट्स इन अ लीप ईयर इटसेल्फ। लीप ईयर जो है वो हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट होगा और नॉर्मल ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा। अब प्रॉब्लम क्या था 2010 के साथ, अगर आप गौर से देखोगे 2010 क्या था, मंडे 1 तारीख को, 2011 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, 2012 क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, बट 2012 क्या था, लीप ईयर, तो 2 दिन बढ़ेगा, तो 2013 मेरा क्या हो जाएगा, फ्राइडे, 2014 मेरा क्या हो जाएगा, सैटरडे, 2015 मेरा क्या हो जाएगा, संडे, और 2016 मेरा क्या आ रहा था, मंडे। बट मैंने आपको क्या कहा था, 11 ईयर में रिपीट होता है, क्यों, 2016 कौन सा ईयर है, लीप ईयर। मैंने आपको क्या लिखा है, नॉर्मल ईयर हमेशा कब रिपीट होगा, नॉर्मल ईयर में ही रिपीट होगा, बट 2016 मेरा क्या आ रहा था, मंडे, तो ये कंडीशन फेल हो गई, तो 2016 में रिपीट नहीं होगा, फिर यहाँ से काउंट करो, 2016 क्योंकि लीप ईयर था, 2017 कब आ जाएगा, वेडनेसडे में, 2018 मेरा कब आ जाएगा, थर्सडे, 2019 मेरा कब आ जाएगा, फ्राइडे, 2020 मेरा कब आ जाएगा, सैटरडे, और 2020 क्योंकि मेरा लीप ईयर है तो 2021 मेरा क्या आ जाएगा, मंडे वापस। चेक कर लो 2021 2010 कितने साल बाद रिपीट हो रहा है, 2021 में हर 11 साल पे रिपीट हो रहा है, मतलब ऑर्डर सही था हमारा 28/6/11/11, यही ऑर्डर होता है। ठीक है, 2016 हमने काउंट क्यों नहीं किया पता है, 2016 क्या था, लीप ईयर था, हम ये भूल रहे थे, हम ये कंडीशन भूल रहे थे कि लीप ईयर हमेशा कब रिपीट होता है, लीप ईयर में। इसीलिए आप लीप ईयर का भी चेक करोगे ना, आपको मैं बताता हूँ लीप ईयर क्यों 28 साल बाद रिपीट होगा। जैसे मान लो ये क्या है, 2024 है, ठीक है, 1 तारीख देखो मंडे को थी इस साल, 1 जनवरी मंडे को थी इस साल, तो हम मानते हैं 1 जनवरी 2024 मंडे है, ठीक है। अब लीप ईयर है तो 25 में 2 दिन बढ़ जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2025 वेडनेसडे, अपने मोबाइल के कैलेंडर में भी देख सकते हो, 1 जनवरी क्या आएगा, वेडनेसडे, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। ये आप मोबाइल के कैलेंडर से भी वेरीफाई करते जाओ, 2026 क्या आ जाएगा, थर्सडे, 2027 क्या आ जाएगा, फ्राइडे, 2028 क्या आ जाएगा, सैटरडे, बट 2028 लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ जाएगा, तो 2029 क्या हो जाएगा मेरा, मंडे। अब आप बोलोगे सर 2024 मंडे आ रहा था, वापस 2029 में क्या आ रहा है, मंडे, बट मैंने कंडीशन क्या लिखवाई है, लीप ईयर वापस कब रिपीट होगा, लीप ईयर में ही, तो क्या ये लीप ईयर है, नहीं, तो आप फिर काउंट करने लग जाओगे। आपको तब तक ये काउंट करना है जब तक ये क्या नहीं आ जाता है, लीप ईयर। तो 2030 आ जाएगा ट्यूसडे, 2031 क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, 2032 क्या आ जाएगा, थर्सडे, फिर क्योंकि 2032 लीप ईयर था, 2033 2 दिन से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा सैटरडे, 34 हो जाएगा संडे, 35 हो जाएगा मंडे, 36 हो जाएगा ट्यूसडे, 37 क्योंकि लीप ईयर है 2 दिन बढ़ेगा, ये हो जाएगा थर्सडे, 38 हो जाएगा फ्राइडे, 39 हो जाएगा सैटरडे, 40 हो जाएगा, नहीं लीप ईयर, हाँ 40 हो जाएगा संडे, 41 हो जाएगा वापस आपका ट्यूसडे। आप ऐसे ऐसे करते जाओगे ना, आपको एक चीज़ पता चलेगा, 2052 में जाके वापस मंडे आएगा, और 2024 क्या था, लीप ईयर, और 2052 भी क्या है, लीप ईयर। इसे लीप ईयर हमेशा 28 ईयर्स बाद रिपीट होता है। लीप ईयर के जो जस्ट नेक्स्ट ईयर वाला साल होता है वो कितने साल पे रिपीट होता है, 6 साल पे, और उसके बाद जो 2 साल होते हैं वो 11-11 साल पे रिपीट होते हैं, मतलब 28/6/11/11, फिर 28/6/11/11, ये ऑर्डर होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको बस। और रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर से हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो बस ट्रिक याद रखिए, डायरेक्ट आंसर पे आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपने 136 को ऐड किया, किसमें, 5B7 में, मतलब आपने ऐसा लिखा है 136 + 5B7। B क्या है आपको नहीं पता है, ठीक है, आपको B की ही वैल्यू निकालनी है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है, 7A3। इसको ऐड करने पे आएगा आपके पास 7A3। आपको B भी नहीं पता है और A भी नहीं पता है।
आपको ये कह रहा है कि 7a3 जो है ये एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है, 3 से, ये भी दिया हुआ है। अब ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज, अब 3 से डिविजिबल है का मतलब क्या होता है कि इसका जो सम होना चाहिए तीनों डिजिट का, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर है x y z और वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है x प्लस वाई प्लस z, ये तीनों किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। जैसे अगर मैंने आपको लिख दिया 132, ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है, तो ऐड कर दो, 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, 6 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो 132 भी डिविजिबल है, चेक कर लो एग्जैक्टली डिविजिबल है, ठीक है। 24 3 जा 132 आएगा, सॉरी 34 3 जा 132 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब तो हमको ये चेक करना है, हमको क्या दिया है 7a3 जो है ये 3 से डिविजिबल है, ऐसा दे रखा है आपको। 7 क्या कहती है, डिविजिबल है 3 का मतलब क्या होता है, तीनों का सम किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तीनों का सम। 7 प्लस a प्लस 3, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, तो ये क्या लिखा हुआ है 10 प्लस a, और 10 प्लस a किससे डिविजिबल है 3 से। अब 10 में अगर 1 ऐड करोगे तो 11, 11 3 से डिविजिबल है नहीं, तो 1 तो नहीं हो सकता। a की जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो 2 डिविजिबल है 3 से, क्योंकि 12 हो जाएगा, तो a की वैल्यू मेरी क्या क्या आ सकती है, a की जगह पे मैं 2 रख सकता हूँ, 3 भी नहीं रखूंगा क्योंकि 13 भी डिविजिबल नहीं है, 4 भी नहीं रखूंगा 14 भी नहीं है, 5 रख सकता हूँ क्योंकि 15 डिविजिबल है 3 से, 6 भी नहीं रख सकता, 7 भी नहीं रख सकता, 8 रख सकता हूँ क्योंकि 10 प्लस 8 18 हो जाएगा और 18 डिविजिबल है, 9 भी नहीं रख सकता और 10 तो आएगा ही नहीं क्योंकि सिंगल डिजिट है। तो आपके पास 3 ऑप्शन है 2 5 8। अब चेक कर लेते हैं, 6 प्लस 7 कितना होता है 13, 3 यहाँ है तो कैरी फॉरवर्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या लिखा है b प्लस 3 प्लस 1, b प्लस 4 लिखा हुआ है, b प्लस 4 किसके बराबर है a के, b प्लस 4 इक्वल टू a, ऐसा दे रखा है आपको कंडीशन। अब क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है और 8 हो सकती है। अब एक और चीज चेक कीजिए, 1 प्लस 5 7 आ रहा है, 7 तो नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ से कोई कैरी फॉरवर्ड भी आया है, ये भी समझ रहा है आपको। मतलब a की वैल्यू जो है वो कुछ ऐसा है 12 मान लो, ऐसा अगर 2 है इसका मतलब क्या हो जाएगा 12, क्योंकि 1 कैरी फॉरवर्ड वहां चला गया। अब पूछ रहे b की वैल्यू क्या हो सकती है, ऑप्शन रख के देखो, अगर b की वैल्यू 2 रखोगे 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा 6, क्या a की वैल्यू 6 हो सकती है, नहीं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन उठा 5 अगर b की जगह रख दोगे 5 प्लस 4 कितना होता है 9, क्या a की वैल्यू 9 है यहाँ पे, नहीं। तीसरा ऑप्शन देखो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11, क्या a की वैल्यू 11 है, नहीं। बट लास्ट ऑप्शन देखो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, a की वैल्यू 12 आ रही है, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 8, ठीक है। सिर्फ इसी एक लाइन में पूरी कंडीशन छुपी हुई थी कि 7 8 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब 7 प्लस a प्लस 3 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। a की कंडीशन आ गई मेरे पास कि a की वैल्यू हो सकती है 2 5 या 8। डायरेक्टली मुझे पूछा था b की वैल्यू क्या हो सकती है, b में अगर मैं डाल दूंगा 2 तो ये हो जाएगा 6, वो तो मुझे चाहिए भी नहीं, 5 डालूंगा तो 9 आ जाएगा और 7 डालूंगा तो 11 आ जाएगा। ये तीनों मेरे a में वैल्यू नहीं है, a में सिर्फ एक ही वैल्यू है। अगर b को मैं 8 डालूंगा तो a मेरा हो जाएगा 12 और मुझे 12 भी चाहिए था। इसका आंसर है 723, ये a, ठीक है। अगर a पूछता तो a का आंसर हो जाता 2 और b पूछा है तो b का आंसर क्या है 8, ठीक है। ये जुलाई वाला भी हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन अल्फ़ाबेट बी से स्टार्ट हो रहे थे। अब हम लोग ये सुनीता वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता ने एक पेपर को कट किया, कितने हिस्से में, 3 हिस्से में। आगे पहले पीस का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, इक्वल टू द एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर्स। पहले वाले पेपर का जो सम है वो एवरेज है, किसका एवरेज, 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर। अब सिंगल डिजिट बोला है मतलब 1 to 9 के बीच में ही होगा, और ऑड का है, पहला ऑड प्राइम कौन सा होता है 3, नेक्स्ट कौन सा होता है 5 और नेक्स्ट कौन सा होता है 7। ये 3 5 7 क्या है, सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर है, चेक कर लो, 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है और 7 भी ऑड है, और तीनों क्या है प्राइम नंबर है।
अब कंडीशन क्या कह रहा है कि पहले वाले का जो लेंथ था ना वो किसके बराबर था, एवरेज ऑफ 3 सिंगल डिजिट ऑड प्राइम नंबर, इन तीनों का एवरेज है। तो 3 + 5 + 7 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर है, एवरेज ऐसे ही निकालते हम। 3 + 5 कितना होगा 8, और 8 + 7 कितना होगा 15। 15 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो आपको पहले वाले हिस्से का लेंथ मिल गया, कितना था 5 सेंटीमीटर, या 5 यूनिट पकड़ लो, यहाँ यूनिट लिखा है तो पहले वाले की लेंथ मिल गई 5 यूनिट। ठीक है, सेकेंड वाले की पढ़ो। लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस इज इक्वल टू दैट ऑफ द फर्स्ट प्लस 1/3 द लेंथ ऑफ थर्ड। वो ऐसा कह रहे हैं सेकेंड का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, पहले का एडिशन, मतलब 5 प्लस 1/3 जो भी थर्ड वाले का है। थर्ड वाले को मैं सी पकड़ता हूँ, थर्ड वाले का लेंथ अभी मुझे पता नहीं है, वो ये कह रहा है सेकेंड वाले का लेंथ कितना है, फर्स्ट प्लस 1/3 ऑफ द थर्ड। थर्ड वाले का 1/3 प्लस फर्स्ट कितना था 5, और मैं मान लेता हूँ थर्ड वाले को सी, तो 1/3 ऑफ सी, ये क्या हो जाएगा मेरा सेकेंड का लेंथ, और सेकेंड मान लेता हूँ मैं बी। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन पढ़ो, थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर। तीसरा वाला जो है ना वो ऐसा कह रहा है 1 + 2 किसके बराबर है 3 के, मतलब 5 + 1/3c, ये क्या हो जाएगा थर्ड वाले की लेंथ हो जाएगी। ये कह रहा है ना थर्ड पीस इज एज लॉन्ग एज द अदर 2 पीसेस टुगेदर, मतलब ये 5 + 13c कितना था, सेकेंड वाले की लेंथ थी, प्लस फर्स्ट वाले की कितनी थी 5, और ये किसके बराबर दे रखी है मुझे, सी के, थर्ड वाले की लेंथ के बराबर दे रखी है, यही दे रखा है। दोनों को ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा 10 + 1/3c इज इक्वल टू सी, ऐसा कुछ आ जाएगा। 1/3c को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू c माइनस 1/3c, ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 2/3c। सॉल्व करेंगे तो अब c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c इक्वल टू 10 × 3/2, 30/2 हो जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, 30/2 करोगे तो 15 आ जाएगा, मतलब c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15। तो b की वैल्यू भी निकल जाएगी, b की वैल्यू क्या थी 5 + 1/3 × c मेरा कितना था 15, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और 5 + 5 कितना होगा 10, तो सेकेंड वाली की लेंथ आ गई 10 और तीसरे वाली की कितनी आ गई 15। ऐड कर लो, बोल रहा है लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शीट। अब उसने 3 पीस में काटा था, पहले पीस का 5 था, सेकंड का 10, 15, तीनों को ऐड करोगे तो 15 + 10 कितना होगा 25, और 25 + 5 कितना होगा 30। आपका आंसर हो जाएगा डी 30 यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन में बस इक्वेशन इतने बनाने थे, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। पहले वाले में उसने बस डायरेक्टली दे दिया था एवरेज निकालना है, सेकेंड वाले की कंडीशन ये दे रखी थी, और थर्ड वाले की कंडीशन उसने ये दे रखी थी कि 5 + 1/3c + 5 = c। तीनों को सॉल्व करेंगे, c की वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू यहाँ डालोगे, b की वैल्यू निकल जाएगी, a की पहले ही पता थी, तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 30 यूनिट्स। अब ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है, कह रहा है अगर एक सीक्वेंस है उसमें कितने ऐसे 5 है जिसके जस्ट बाद 3 है, बट जिसके जस्ट पहले 3 है बट 7 बाद में नहीं है। अब चेक कर लो, आपको पूछा है कितने ऐसे 5 है जिसके पहले क्या है 3 है, बट विच आर नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 3, मतलब उसके पहले 3 नहीं होना चाहिए बट उसके बाद में 7 होना चाहिए। ये 5 चेक कर लो, इसके पहले क्या 3 है, नहीं, बाद में 7 है, तो ये एक काउंट हो जाएगा। ये 5 के पहले 3 है तो ये काउंट नहीं कर सकते, ये 5 के भी पहले 3 है तो ये भी काउंट नहीं कर सकते। आंसर क्या हो जाएगा ओनली 1। एक ही ऐसा 5 था पूरे सीरीज में जिसके पहले 3 नहीं था बट बाद में 7 था, आंसर मेरा हो जाएगा ए। अब ये वाले क्वेश्चन पे आओ, ये कह रहा है ऐसे कितने ट्रिपलेट्स हैं x, y और z के जो सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को, x + y + z = 6। ऐसे कितने x, y, z की वैल्यू हो सकती है चेक कर लेते हैं। यहाँ मान लो x, यहाँ मान लो y, यहाँ मान लो z, तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए मेरा 6। अब चेक कर लो, x अगर मैं मान लो सेटिस्फाई द इक्वेशन वेयर x, y, z आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिखा मतलब 0 तो ले नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 क्या हो जाएगा होल नंबर। तो पहली कंडीशन हो जाएगी 1 1 4, 1 + 1 + 4 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये फिर एक हो जाएगा 1 4 1, यहाँ चेंज कर दिया और एक हो जाएगा 4 1 1, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है 2 2 2, तीनों को मैं 2 कर दूँ तो ठीक है,
उसके बाद ये हो सकता है 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6। फिर एक हो सकता है 1 3 2, 3 को यहाँ ले आया मैं। फिर एक मैं लिख सकता हूँ 2 1 3, 2 + 1 + 3 6, तो फिर लिख सकता हूँ 2 3 1, 3 को यहाँ ले आया, 1 को इधर ले गया। एक मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3 1 2, 3 + 1 + 2, और एक लिख सकता हूँ मैं 3 2 1, 3 + 2 + 1। काउंट कर लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या हो जाएगा आपका D10। ठीक है, बस टेबल बना के आपको वैल्यू ऐड करनी थी, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, क्योंकि नेचुरल लिखा था इसलिए किसी को भी 0 पुट नहीं करना था। ठीक है, अगर यहाँ होल नंबर लिख देता तो आप केसेस और क्या बना सकते थे, 0 0 6 ये केस बना था अगर होल लिखा होता तो। एक बना सकते थे 0 1 5, एक ऐसा दे देते, एक हो सकता 0 2 4, ऐसे बहुत केसेस बनते फिर। ठीक है, अच्छा हुआ था होल नहीं लिखा था, नेचुरल लिखा हुआ था। अब ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये करते। एक जॉइंट फैमिली दे रखी है और उसमें 7 लोग हैं, ये भी दे रखा है आपको ABCDEFG, और ये दे रखा है फीमेल कितनी है 3, ये भी कंडीशन दे दिया है। G इज़ अ विडो, G क्या है विधवा है, मतलब फीमेल होगी, विडो है तो ऐसा मान लेता हूँ G, और नीचे मैं लिख देता हूँ फीमेल, G फीमेल। अब आगे क्या लिखा है, G इज़ अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ D's फादर F। डी के फादर मतलब डी के जो फादर है F, उसकी क्या लगेगी, भाभी लगेगी, वो सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है वहाँ पे। तो मान लेता हूँ जी की कोई बहन होगी, कोई भी XYZ, कोई एक लड़की है, और ये भी क्या है फीमेल है, और उसका हस्बैंड कोई होगा डीज फादर F, मतलब F जो है वो मेल होगा, क्योंकि मेल की भाभी है ये, F की भाभी है, F मेरा क्या है मेल है, और इसकी लड़की का नाम क्या है D, लिखा है ना, जी इज अ विडो एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ डीज फादर F, डी के जो पापा है F, उसकी क्या है वो भाभी है। तो इन दोनों के बीच में शादी, और ये दोनों क्या है बहन है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, बहन है, और ये इसके हस्बैंड हो जाएंगे मेल। अब डीज फादर F, डी का मेरे को जेंडर नहीं पता है, बस डी के फादर है, ये नहीं लिखा है डी डॉटर है या डी सन है, यहाँ तक रुक जाते हैं। आगे देखो B एंड D आर सिबलिंग, B भी क्या है D की बहन है, सिबलिंग होगी तो, एंड A इज डॉटर ऑफ B। अब A जो है ये B की क्या है डॉटर है, ये भी दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ना, B एंड D आर सिबलिंग एंड A इज डॉटर ऑफ B। A क्या है B की बेटी है, अब डॉटर है तो ये क्या हो जाएगा फीमेल, फीमेल दे दिया। अब क्वेश्चन पर क्या लिखा था 3 फीमेल है, क्योंकि 3 फीमेल हो गए हमारे पास 1 2 3, तो बचे हुए जितने भी क्या होंगे वो क्या हो जाएंगे मेल, तो ये भी क्या हो जाएगा मेल, ये भी क्या हो जाएगा मेल। अब रह कौन गया A B D F G, C रह गया ना, यहाँ क्या आ जाएगा C, और E भी रह गया है, C इज कजिन ऑफ B, नहीं C इधर नहीं आएगा, एक सेकेंड, C की कंडीशन दे रखी है एक्चुअली, यहां दे रखा है C इज कजिन ऑफ B, C जो है ये क्या है B का कजिन है, मतलब C भी इसी लेवल पे आ जाएगा भाई के लेवल पे, और C भी क्या हो जाएगा अगेन मेरा मेल हो जाएगा। अब बचा कौन मेरा E, तो E कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा था हु इज E, E है कौन, ठीक है। अब चेक कर लो, E पहला क्या लिखा है वाइफ ऑफ F, सही बात है, वाइफ F की वाइफ है, पहला तो मेरा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है ग्रैंड मदर ऑफ A, A मान लो ये है A, और A के क्या हो जाएंगे पापा हो जाएंगे, क्योंकि डॉटर लिखा था, और ये इसकी मम्मी है, ये A की B की मम्मी है, ठीक है, तो ग्रैंड डॉटर भी हो गई ये उसकी, देखो ना ये दादाजी वाला लेवल है, ये पापा वाला लेवल है, और ये A है, हाँ तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, तो सेकंड भी सेटिस्फाई हो जाएगा। और तीसरा लिखा है आंटी ऑफ C, C की आंटी हो जाएगी, मतलब E के 2 बच्चे थे, दोनों का नाम क्या था D और B, और B का कौन था भाई था ये C, तो C क्या हो जाएगी E चाची हो जाएगी उसकी, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है, आपका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, E तीनों हो जाएगा, मतलब वाइफ ऑफ F भी है वो, ग्रैंड मदर ऑफ A भी है, और C की आंटी भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है आपको एक क्यूब को पेंट करना है, क्यूब मान लो बना लो पहले ऐसा,
ये क्यूब बन गया हमारा एक। अब क्वेश्चन ये कह रहा है क्यूब के हर एक फेस को पेंट करना है, या तो ब्लैक करना है या वाइट करना है, और कितने तरीके से पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मैं कंडीशन ये मानता हूं कि ब्लैक और वाइट लिख लेता हूं। पहली कंडीशन ये मानता हूं मैं कि पूरे के पूरे मैं वाइट फेस पेंट कर दूं। ठीक है, कैन बी पेंटेड इन ब्लैक और वाइट। हाँ ठीक है, पूरे के पूरे वाइट कर दूं, 0 ब्लैक कर दूं। नेक्स्ट कंडीशन हो सकता है ब्लैक में 1 रखूं, वाइट में 5 कर दूं, फिर ब्लैक में 2 कर दूं, वाइट में 4 कर दूं, फिर 3 3, फिर 4 2, फिर 5 1 और 6 0, कि पूरे के पूरे ब्लैक कर दूं, वाइट 0 के 0 कर दूं। अब ये वाला केस आप देखोगे ना 2 और 4, इसके 2 कंडीशन बन सकते हैं। कौन से 2 कंडीशन? 2 और 4 तरीके, मतलब ब्लैक आपको क्या करना है, ब्लैक आपको 2 फेस रखने हैं, या तो आप ऐसा कर दो ब्लैक एक इधर रख दो और एक ब्लैक क्या कर दो नीचे कर दो, अपोजिट कर दो, या तो आप दोनों ब्लैक को साथ में लेके चलो, मतलब एक ब्लैक इधर रहेगा, दूसरा ब्लैक किधर रहेगा, इधर। अभी आप क्या करते, दोनों ब्लैक को अपोजिट फेस कर रहे थे, एक आप अलग अलग कर रहे थे, तो ये ऐसा हो सकता है 2 ब्लैक टुगेदर एक कंडीशन, या ये क्या हो जाएगा 2 ब्लैक अपोजिट। सेम यहाँ 4 2 में भी क्या हो जाएगा 2 वाइट टुगेदर, या फिर 2 वाइट अपोजिट, 2 कंडीशन यहाँ भी आ जाएगी। और 3 और 3 में भी सेम 2 कंडीशन आएगी। कैसे? एक तो मैं ऐसा मान सकता हूँ 3 ब्लैक में ऐसे कर दूँ, ब्लैक मतलब ये ब्लैक, ये वाला ब्लैक और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा ब्लैक, तीनों ब्लैक लाइन से, या फिर एक ब्लैक इधर, एक ब्लैक इधर अपोजिट में और एक ब्लैक इधर, ऐसे 3 तरीके कैसे भी। तो इसके भी 2 कंडीशन हो जाएंगे, मतलब यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, इसके 2 कंडीशन आ रहे थे। 3 और 3 के भी 2 कंडीशन आ रहे थे, इसके भी 2 कंडीशन आ रहे थे, इसके 1 और इसका 1 ऐड कर लो। 1 + 1 2, 2 4 6 8 9 और 10, टोटल कितने आ गए 10 कंडीशन, आपका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे 10 तरीके हैं जिसमें ब्लैक और वाइट तरीके से पेंट किया जाता है। ठीक है, एक तो मान लो आप पूरे के पूरे ब्लैक वाइट रख दो, और मैं जो कंडीशन बता रहा था 3 3 3, मतलब या तो तीनों ब्लैक ऐसे पेंट कर दो आप, या तो तीनों ब्लैक को आप ऐसा कर दो, मतलब एक ब्लैक इधर कर दो, एक ब्लैक नीचे वाला कर दो और एक कोई भी साइड वाला, ऐसा। तो ये 3 तरीके से, ये 3 वाले, मतलब टोटल इसके 2 कंडीशन बन जाएंगे, टोटल इसके 2 कंडीशन बन जाएंगे, और टोटल इसके 2 कंडीशन बन जाएंगे। ऐसे टोटल 10 कंडीशन में आप अलग अलग तरीके से पेंट कर सकते हो। $73 हो गया, 70 हो गया, 72 71, ये भी हो गया ना। अब ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है डॉलर का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय। डॉलर का मतलब है डिवाइडेड बाय, एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लाइड, और हैशटैग का मतलब है माइनस। देन द वैल्यू ऑफ 10 हैशटैग 5, हैशटैग का मतलब क्या है माइनस, तो ये 10 - 5 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि हैशटैग का मतलब क्या था माइनस। उसके बाद क्या है एट द रेट, एट द रेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मतलब है 5 × 1 ऐसा, और डॉलर का मतलब क्या रखा है डिवाइडेड, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5, ऐसा कुछ दे रखा है। इसको आप लिखोगे 10 - 5 × 1/5 ऐसा, क्योंकि बॉड मास में पहले हम क्या करते हैं डिवीजन, तो 1/5 को ऐसा लिख लूँगा। बॉड मास में नेक्स्ट क्या आता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्या है 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा आपके पास 10 - 1, 10 - 1 कितना होता है 9, आपका आंसर हो जाएगा D9। सिंपल क्वेश्चन था, बॉड मास का ऑपरेशन था, वो लगाना था। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाओ। ये अगेन वही डिविजिबल बाय 3 टाइप का क्वेश्चन लिखा है। 8 डिजिट नंबर है आपके पास, और 8 डिजिट नंबर क्या लिखा हुआ है 4 2 5 2 7 4 6 B दैट लीव्स रिमाइंडर 0। जब उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है 0। मैंने अभी क्या कहा 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है सबको ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें ऐड करेंगे तो 4 + 2 कितना होगा 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 7 20, 20 + 4 24, और 24 + 6 क्या होगा 30, 30 + B लिखा हुआ है। और ये रिमाइंडर कितना छोड़ता है 0 जब 3 से डिवाइड करेंगे। अब B की अगर वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 31, 31 3 से डिविजिबल है नहीं, 32 रख दूंगा तो 2 भी डिविजिबल नहीं है, 32 भी नहीं है। बट B की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूंगा ये क्या हो जाएगा 33, 33 3 से डिविजिबल है, तो
तो एक बी की वैल्यू क्या आ सकती है मेरी 3। अगर 4 रखूंगा तो भी नहीं होगा, 5 रखूंगा तो भी नहीं होगा, बट 6 रखूंगा तो 30 + 6 कितना हो जाता है 36। 12 3 36 होता है, तो 6 भी आ जाएगा। 7 भी नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता, 9 आ जाएगा। 30 + b कितना हो जाएगा 39। 39 भी डिविजिबल है, 3 6 9। अब b की वैल्यू 10 तो नहीं रख सकता हूँ क्योंकि सिंगल डिजिट वैल्यू ही रखनी है, तो b के कितने वैल्यू हो सकते हैं 3 वैल्यू, क्या क्या 3 6 9। आंसर क्या हो जाएगा मेरा b। क्यों 3 6 9? हमको ये परफेक्टली डिवाइड करना था 3 से। ये परफेक्टली डिवाइड तभी होगा जब b की जगह या तो मैं 3 रख दूँ 33 हो जाएगा, 6 रख दूंगा तो 36 हो जाएगा, 9 रख दूंगा तो 39। और 33 36 39 क्या है 3 से डिविजिबल है, और रिमाइंडर भी क्या बचेगा उस केस में 0। तो b की ऐसी 3 वैल्यू पॉसिबल है। पूछा था आपके पास कितने वैल्यू b के पॉसिबल है, तो हमारे पास 3 वैल्यू पॉसिबल है। कौन कौन सी 3 6 या 9। ठीक है, बस ये डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना आप कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। अगर 3 लिखा हुआ है तो सभी का ऐड। एक नोट भी लिख लो आप, एक काम करो नोट लिख लो, लिखो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 a number is divisible by 3 only if sum of all digits are divided by 3 अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन 2019 के बाद आए नहीं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि 5 साल बाद भी अगर आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। 2019 में लास्ट टाइम ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, 20 21 22 23 एक बार भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं आया। स्टिल हम करते, इसको कहते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है। 6 स्टूडेंट्स है आपके पास, 6 स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम है ABCDEF और उन्होंने टेस्ट में अपीयर किया। लिखा हुआ है या तो C या तो F हाईएस्ट स्कोर करता है। हाईएस्ट स्कोरर में या तो C है या तो कौन है F है, ये कंडीशन दे रखी है। अगर लिखा है C जब हाईएस्ट स्कोर करता है तो लो स्कोर कौन करता है E, मतलब C अगर हाईएस्ट स्कोर करेगा तो लोएस्ट कौन स्कोर करेगा E C के केस में। और F के केस में क्या लिखा है, अगर F हाई स्कोर करेगा तो लोएस्ट कौन स्कोर करेगा B। ये दे रखा है आपको, हमने टेबल बना लिया ऐसा। लिखा हुआ है इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, सभी टेस्ट में सबको अलग अलग मार्क्स मिले। D स्कोर हायर देन A बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर। D क्या है A से ऊपर है, मतलब D यहाँ है तो A यहाँ आ जाएगा, क्योंकि D क्या है A से ज़्यादा स्कोर करता है। नेक्स्ट A स्कोर हायर देन B बट C स्कोर हायर देन A। अब A जो है ये किससे हाई स्कोर करता है B से, तो B को मान लो मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, जब B लोएस्ट पे था तो हाईएस्ट पे कौन था F, ऐसा कुछ बन रहा है मेरा। F मेरा हाईएस्ट हो जाएगा उस केस में, और C मेरा क्या कर रहा है A से हायर स्कोर कर रहा है, मतलब C मेरा या तो यहां हो सकता है, हाँ फिलहाल के लिए रखते हैं, एक सेकेंड ये कंडीशन देखते हैं। इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क। D स्कोर हायर देन A, D A से हाई स्कोर करता है बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर। A स्कोर हायर देन B, A जो है B से ऊपर स्कोर करता है। C स्कोर हायर देन A, मतलब C यहाँ कहीं है, मान लो या तो C यहाँ कहीं है या तो ऐसा भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, इतना मानते हैं। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे, इफ F स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग देन द पोजिशन ऑफ B इज। अगर आपको कह रहा है F जो है वो रैंकिंग में क्या है सेकेंड है, बनाते हैं F मेरा आ जाएगा सेकेंड स्टैंड पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, या तो C टॉप करता है या F टॉप करता है। अगर F टॉप नहीं कर रहा है तो टॉप कौन करेगा C बाय डिफॉल्ट, तो C क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। अब उस केस में फिर क्या बचेगा नीचे DAB, F के बाद आ जाएगा DAB, और C जब टॉप कर रहा था तो लास्ट कौन कर रहा था E, ये भी कंडीशन में लिखा हुआ है, तो लास्ट कौन आ जाएगा मेरा E। वो बन गया टेबल। अब आपको कह रहा है अगर इफ F स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग देन द पोजीशन ऑफ B इज। B कौन से पोजीशन पे, 5th पे, चेक कर लो, तो B का आंसर क्या हो जाएगा C। ठीक है, आपने एक तो ये कंडीशन बना लिया, ये 2 केसेस, और एक ये 2 केसेस। ठीक है, अब मैंने
मैंने ये क्यों समझा, यहाँ क्या लिखा है, इफ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंकिंग, सॉरी, इफ एफ स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग, रैंकिंग में एफ कितने पे, सेकंड पे आपको दे रखा है। अगर एफ सेकंड में है बट कंडीशन क्या दे रखी थी, या तो सी टॉप करता है या तो एफ टॉप करता है। अगर एफ ने टॉप नहीं किया तो टॉप कौन करेगा, अब सी, और सी टॉप करेगा तो लास्ट में कौन रहेगा, ई। तो मैं सी ई डाल दूंगा और एफ डाल दूंगा। बचा हुआ ऑर्डर मेरा क्या था, डी ए बी, वैसा का वैसा डाल दूंगा। तो बी की पोजीशन क्या हो गई, फिफ्थ, ये निकल गया। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, इसमें 3 क्वेश्चन थे एक्चुअली, एक हमने निकाल लिया, ये 76 वाला हमने कर लिया, बी की पोजीशन। 77 क्या कह रहा है आपसे, अगर बी लीस्ट स्कोर करता है तो रैंक ऑफ सी विल बी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपसे कह रहा है, इसको फिलहाल मिटा देता हूं सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए। हाँ, सेकंड कह रहा है इफ बी स्कोर द लीस्ट रैंक ऑफ सी, बी अगर लीस्ट स्कोर कर रहा है तो टॉप कौन कर रहा है, एफ, ये भी दिखा हुआ है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में कौन आ जाएगा, बी, क्योंकि क्वेश्चन ही लिख रहा है बी स्कोर लीस्ट। अब बी अगर लीस्ट स्कोर कर रहा है, एफ अगर हाईएस्ट स्कोर कर रहा है, बी लीस्ट स्कोर कर रहा है, बाकी ऑर्डर ऐसा कैसा आ जाएगा, ई को भी कहीं डाल लो, मान लो ई को आप सेकंड ले लो और उसके बाद ये ऑर्डर डाल दो, सी डी ए बी, ऐसा कुछ ऑर्डर डाल दो आप, ठीक है। अब द रैंक ऑफ सी विल बी, सी ऊपर से कौन से रैंक पे है, थर्ड पे, या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सी डी ए बी ऐसा था, मैं एफ को इधर डाल देता हूँ, उसके बाद डाल देता हूँ सी डी ए बी, और ई मान लो मेरा इस बार कहाँ जाएगा, सी के बाद में यहाँ पे, ठीक है, सी ई डी ए बी। तो अब सी की पोजीशन या तो सेकंड हो सकती है या तो थर्ड हो सकती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, सेकंड और थर्ड। क्यों 2 केसेस, फिर से आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन आपको ये कहता है बी लीस्ट स्कोर कर रहा है, बी लीस्ट स्कोर करे तो बी लास्ट में आ जाएगा, एफ आ जाएगा ऊपर। अब तक मेरे पास ऑर्डर ऐसा कुछ था, ठीक है, तो मैं या तो इसको डायरेक्टली कॉपी कर दूंगा, सी डी ए बी, बी आ जाएगा यहाँ पे। और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी लीस्ट है तो बी के तो नीचे कोई नहीं जा सकता है, ठीक है, तो ई को मैं किसी भी पोजीशन में डाल दूंगा, यहाँ से या तो यहाँ डाल दूँ मैं ई को, या यहाँ डाल दूँ या यहाँ डाल दूँ, किसी भी पोजीशन में। या तो मैं क्या करूँगा, एफ के बाद ला दूंगा ई को और फिर ऑर्डर कॉपी कर दूंगा, सी डी ए बी। दोनों कंडीशन में बी लीस्ट आ रहा है, एफ लीस्ट आ रहा है, बट सी की पोजीशन एक जगह कितनी है, सेकेंड, और एक जगह कितनी है, थर्ड। तो सी की पोजीशन क्या हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, ठीक है। और हमेशा एक ट्रिक देता हूँ, जब क्वेश्चन ऐसा और लिख देना किसी ऑप्शन में तो समझ जाना आंसर यही होगा, क्योंकि एग्जामिनर अगर ये लिख रहा है तो कोई ज़रूरत पड़ी होगी तभी, नहीं तो ऐसे भी लिख सकता था सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ फिफ्थ लिख देता या 6 लिख देता। उसने सेकंड और थर्ड क्यों लिखा, क्योंकि पॉसिबल है 2 केसेस, इसीलिए। तो अगली बार अगर आप पेपर में बैठे और अगर नहीं आ रहा है तो जो और होता है ना, या एंड होता है, तो उस पर चले जाना, क्योंकि एग्जामिनर ने कुछ तो सोचा है तभी वो दिया है उसने। अब लास्ट वाला करते हैं, थर्ड वाला, सेकंड भी हो गया हमारा, फर्स्ट वाला भी हो गया, लास्ट वाला देख लेते हैं। ये रही तीसरी कंडीशन, इसको वापस मिटा देता हूं मैं। तीसरी कंडीशन आपसे ये कह रहा है, अगर ई जो है वो क्लास में थर्ड रैंक आया है तो कौन सी कंडीशन करेक्ट है, ठीक है। ई अगर मेरा रैंक थर्ड आया, मतलब ई मेरा लास्ट नहीं आया है, ई अगर लास्ट नहीं आया तो टॉप कौन कर रहा है, एफ टॉप कर रहा है, समझ गया क्यों, क्योंकि ई अगर लास्ट आता तो टॉप करता सी, बट हमने क्या देखा है, तो सी टॉप करेगा या एफ टॉप करेगा। अब ई की पोजीशन थर्ड है, मतलब लास्ट कौन कर रहा है, बी लास्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ई की पोजीशन क्या थी, लास्ट होती थी। अगर ई लास्ट नहीं कर रहा है तो लास्ट कौन आएगा, बी आएगा, बट ऑब्वियस है टॉप कौन करेगा, एफ। तो मैं पहले पोजीशन पे रख दूंगा एफ, लास्ट पोजीशन पे रख दूंगा बी को। अब मुझे ये ऑर्डर मेंटेन करना है, इस ऑर्डर में मुझे ये भी पता है कि सी जो है वो ए से ऊपर रहने वाला है, डी भी जो है वो ए से ऊपर रहने वाला है, तो सी डी ए भी लगा दूंगा, बट ई को मैं कौन से पोजीशन पे रखूंगा, थर्ड पे। मतलब मैं क्या कर दूंगा, एफ सी ई डी ए बी, यही ऑर्डर को डाल दूंगा, ठीक है। ई को रख दिया मैंने थर्ड पोजीशन। अब बोल रहा है अगर ई मेरे थर्ड रैंक पे तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। कंडीशन क्या दे रहा था, डी स्कोर हायर देन ए, डी ए के भी ऊपर में, तो ये ऑर्डर सही है बिल्कुल, आगे दे रखा है बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर। ए स्कोर हायर देन बी, ए भी बी के ऊपर है, ये भी वेरीफाई हो रहा है, और सी स्कोर हायर देन ए, सी भी ए से ऊपर है, तो मेरा टेबल सही बन गया। अब चेक करते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ई गेट्स मोर मार्क देन सी, बट ई किसके, सी के नीचे है, तो ई को तो ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड लिखा हुआ है सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, ये कंडीशन राइट लग रही है, इसको टिक करते हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं,
ए इज रैंक फोर्थ, ए की रैंक फोर्थ है कि फिफ्थ है, फिफ्थ है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और लास्ट लिखा है डी इज रैंक फिफ्थ, डी की रैंक क्या है, फोर्थ, फिफ्थ नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। चेक भी कर लो, सी गेट मोर मार्क्स देन ई, सी को ई से ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा डी, और ये वाले का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन से 3 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। पहले के टाइम पे होता था ये अच्छी बात ये है कि टेबल बनाने में टाइम लगता है, बट एक बार टेबल बन गया तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बट अभी इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेवेंटी 76, 77, 78 हो गया। अब ये लास्ट वाला, इसमें भी यही है, 2 क्वेश्चन इस डेटा से सॉल्व हो जाएंगे, इसको भी कर लेते हैं। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन, मतलब 2 टाइम्स। क्वेश्चन दे रखा है ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन, सोहन का कितना, डबल वेट, सोहन का अगर डबल वेट लेंगे इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन। ये किससे छोटा है, मोहन से भी छोटा है या फिर रोहन से भी छोटा है, मतलब मोहन का वेट सोहन के भी डबल है और रोहन का भी वेट सोहन से डबल है, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन दे रखा है ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, रोहन का अगर 2 टाइम्स में वेट करूं इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन, ये बड़ा है मोहन के या फिर सोहन के, ये कंडीशन दे रखी है आपको। एक कंडीशन में देखा है वेट ऑफ सोहन दोनों से लेस है और एक में दे रखा है रोहन का वेट दोनों से ज्यादा है, ये कंडीशन दे रखी है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन कॉपी करेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब अगर मैं इसका चार्ट बनाऊं तो इसका चार्ट क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट रोहन का रह जाएगा क्योंकि रोहन का सबसे ज़्यादा है, रोहन ग्रेटर देन मोहन और ग्रेटर देन सोहन, क्योंकि सोहन का रोहन और मोहन दोनों से कम था। फिर रोहन का हाईएस्ट था, रोहन ग्रेटर देन मोहन ग्रेटर देन सोहन, पहली कंडीशन। अब ये वाली जो कंडीशन है रोहन ग्रेटर देन मोहन ग्रेटर देन सोहन, ये इस कंडीशन में फॉलो हो रही है पहले वाली कंडीशन में, बट सेकेंड वाली कंडीशन में फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि आप एक चीज करो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रोहन का वेट किससे बड़ा है, मोहन से, बट यहाँ चेक करो ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन, मोहन का भी कम है और रोहन का भी कम है। किसका एग्जैक्टली वेट कितना है आपको नहीं पता है, मतलब आप मान लो मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, सोहन का वेट मान लो मैं 10 kg डाल देता हूँ, ठीक है, और मोहन का मैं मान लो 25 डाल देता हूँ और रोहन का कितना डाल देता हूँ 30। सोहन का 10 है, मोहन का 25 और रोहन का 30 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 20, 25 और 30, ऐसा। सोहन का अगर मैंने 10 डाल दिया 2 टाइम सोहन कितना हो जाएगा 20 किससे लेस है, 25 से भी लेस है और 30 से भी लेस है। बट ऐसा भी तो हो सकता है, मान लो मोहन का वेट 35 हो और रोहन का वेट 30 हो, तब भी तो इक्वेशन फॉलो हो रहा है ना, क्योंकि मोहन अगर 35 होगा तो भी 35 से भी लेस है और 30 से भी लेस है, तो एक केस में क्या हो गया, मोहन का वेट बड़ा हो गया, रोहन का वेट कम हो गया, बट इस केस में क्या है, मोहन का वेट कम है और रोहन का वेट ज्यादा हो गया, मतलब किसका कितना वेट है ये आपको पता ही नहीं है अभी भी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों पहचान नहीं सकते, बस मैंने ये कहा है, मतलब क्लास में मान लो हम 3 लोग हैं, मैं अगर एक कंडीशन दे देता हूँ कि मेरा डबल वेट भी कर दो तो भी आप दोनों से कम होगा मान लो, बट एग्जैक्टली नहीं पता ना आप दोनों में से किसका ज्यादा है, मैं बस ये कह दूँ आप दोनों से कम है, बट एग्जैक्टली ग्रेटेस्ट किसका ये तो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पता है। मैंने बस इतना कहा है मेरा डबल वेट आप दोनों से भी कम आ जाएगा, ऐसा। किसका एग्जैक्टली बड़ा है ये नहीं पता। यहाँ पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पहला कह रहा है वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट तो तभी कह सकते हैं ना जब एग्जैक्टली पता रहेगा, या सोहन का ग्रेटेस्ट है या रोहन का ग्रेटेस्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। अगेन एक ट्रिक बताऊंगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया रहे ना, आप चेक कर लो यूपीएससी के आंसर की से हमेशा आंसर यही होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में डेटा नहीं गिवन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में इसके साथ जाना कभी भी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ होगा, चेक कर लो। हाँ देखो इधर भी वही लिखा हुआ है, लास्ट वाला क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ तक क्या लिख देते, वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट, यहाँ क्या लिख दिया, सबका लीस्ट लिख दिया है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा डी। क्यों डी, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्या पढ़ो, क्या लिखा है, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ सोहन और दैट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन, ऐसा लिखा हुआ है। अब मान लो इस कंडीशन को भी आप फॉलो करोगे ना, इससे शायद आ जाएगा, क्योंकि आपको दे रखा है ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और रोहन। चेक करके देख लेते हैं, मान लो मैंने सोहन का टेबल बनाया, मोहन का और रोहन का,
पहला कंडीशन क्या था, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन। अगर मान लो सोहन का वेट मैं 10 रखता हूँ तो ट्वाइस करेंगे तो 20 हो जाएगा, ये 25 से भी कम है और 30 से भी कम है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन। मान लो सोहन का वेट मैं 10 ही रखता हूँ और मोहन का 11 रखता हूँ, और रोहन का अगर 6 भी रखता हूँ ना तो ट्वाइस कितना हो जाएगा 12, और 12 11 से भी बड़ा है और 10 से भी बड़ा है, बट रोहन का वेट कितना आ रहा था 6 आ रहा था और इन दोनों का 10 11 आ रहा था। तो सोहन का बड़ा है, मोहन का बड़ा है, रोहन का बड़ा है बता ही नहीं सकते, क्योंकि एक केस में रोहन का वेट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, बट एक केस में रोहन का वेट 30 भी आ रहा है। अगेन इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका भी आंसर हो जाएगा डी, इसको भी आप आंसर नहीं कर सकते। 80 भी सॉल्व हो जाएगा, दोनों का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों केस में आप बता ही नहीं सकते। आप टेबल बना के भी देखोगे तो आपको दिखेगा अलग अलग वैल्यूज आ रही है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ था वहाँ पे, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, रोहन का जो वेट डबल भी कर देंगे तो भी वो मोहन और सोहन से कम ही रहेगा, ऐसा कह रहा है वो। मान लेता हूँ मैं मोहन का जो वेट है वो कितना है 10 kg और सोहन का वेट है 11 kg, और रोहन का वेट मैं कितना कर देता हूँ 6 kg। 6 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 तो 10 से भी बड़ा है और 11 से भी बड़ा है, बट एक्चुअली में रोहन का वेट कितना है 6, डबल करने पे 12 आ रहा था, तो रोहन का वेट तो मोहन और सोहन से कम हो गया ना इनडायरेक्टली, ठीक है। बट इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिख रहा था आपको, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन, सोहन का डबल भी करेंगे ना तो मोहन और रोहन से कम है। इसमें मान लो ये अगर आप कंडीशन लगाते हो, सोहन को अगर आप 10 भी दे दोगे ना, 10 का डबल कितना होगा 20, आपको मोहन का 21 रखना पड़ेगा और 22 रखना पड़ेगा रोहन का, तभी 20 जो है 21 और 22 से कम आएगा। देख रहे हो, एक केस में सोहन का वेट 10 आ रहा है बट दूसरे केस में रोहन का वेट 6 आ रहा है, किसका कम है बता ही नहीं सकते, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है 80 का। अब एक लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा ऊपर रह गया है, वो कर लेते हैं तो हमारा 2019 में पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ ये वाला, क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक सॉलिड क्यूब है आपके पास, क्यूब बना लीजिए। आपने क्यूब बना लिया सॉलिड, कह रहा है सॉलिड क्यूब इज पेंटेड येलो ब्लू एंड ब्लैक सच दैट अपोजिट फेसेस आर ऑफ सेम कलर। आपने इसको पेंट किया अलग अलग, इसमें अपोजिट फेसेस सेम है, मतलब मान लो ये पहले वाला फेस अगर, नीचे वाला फेस अगर सामने वाला फेस येलो है तो पीछे वाला भी क्या हो जाएगा येलो, क्योंकि अपोजिट फेसेस सेम है। सामने वाला येलो है तो पीछे वाला भी क्या हो जाएगा येलो, अपोजिट है। ऊपर वाला अगर ब्लू है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा ब्लू, और ये साइड वाला अगर ब्लैक है तो ये साइड वाला भी क्या हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। इस टाइप से मैंने बना लिया। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब ऑफ 2 डिफरेंट साइज। इसको 36 क्यूब में काटा मैंने, मान लीजिए ये एक साइड है ऐसा क्यूब का। अब इसको 36 क्यूब में मैंने काटा है सच दैट 32 क्यूब आर ऑफ स्मॉल साइज, और 4 जो है वो बड़े हैं। आपने कितने पार्ट में काटा है इसको 36 पार्ट में, जिसमें 32 जो है वो स्मॉल है और 4 जो है वो बिग है। नन ऑफ द फेसेस ऑफ द बिगर क्यूब इज पेंटेड ब्लू। वो ऐसा कह रहा है ब्लू वाला जो साइड है ना वो किसी भी बड़े क्यूब का फेस ब्लू नहीं है, ठीक है। मतलब आपको ऊपर से भी नहीं काटना और नीचे से भी नहीं काटना है, क्यों ऊपर भी ब्लू है नीचे भी ब्लू है, तो काटना ऐसा है कि बीच में से कटेगा वो। यहाँ ब्लू है आपका ऊपर में और यहाँ नीचे भी क्या है ब्लू, आपको यहाँ कहीं बीच में से काटना है, ठीक है, तभी ब्लू साइड नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप ऊपर वाला काटोगे ना, क्यूब ऐसा होता है, कोई भी क्यूब, मतलब मान लो, हाँ जैसे मान लो ये ईयरपॉड्स है, ये क्यूब टाइप में है, अगर आप ऊपर से काटोगे ना तो ये साइड वाला और ये साइड वाला भी आएगा, ऊपर वाला भी आ जाएगा, इसलिए आपको बीच में से काटना पड़ेगा। मतलब ऐसा क्यूब है, यहाँ से कहीं काटना पड़ेगा कि बीच वाला चला जाए। तो वही हम करके देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ 3 कट मारे ऐसे, ये अगर क्यूब था ऐसा, तो ये कितने पीस हो जाएंगे 1 2 3 4, ये 4 ये 1 सेंटीमीटर हो गया, मान लो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर। नीचे से भी मैं ऐसे 3 कट मार दूंगा, ठीक है, इस टाइप से मैं कट मार दूंगा। तो ये वाला जो बचा हुआ रहेगा ना, ये 2 वाला पोर्शन, इसमें कोई भी ब्लू साइड नहीं आएगा, ठीक है, ऊपर वाले इसमें आएंगे। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 फेस पेंटेड। ऐसे कितने क्यूब है जिसमें सिर्फ
एक फेस पेंट हुआ आएगा। आपने क्या किया इस क्यूब को, मतलब अगर मैं क्यूब को ढंग से बनाऊँ ना, एक सेकंड, आपने एक क्यूब को ऐसा काट दिया, 1 2 3, और यहाँ नीचे से भी ऐसा काट दिया। अब ये 1 2 3 4 और ऊपर भी 3 कट मार दिए, ठीक है, ऐसा कुछ काटा आपने। यहाँ भी आप देखोगे तो टोटल 32 पीसेस आ जाएंगे। अब आपको ऐसा कह रहा है कितने ऐसे क्यूब्स है जिसपे एक फेस ही पेंटेड रहेगा। अब आप चेक कीजिए, ये वाला जो है इसका एक फेस इधर पेंटेड है, इधर भी पेंटेड है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो नहीं हो सकती, बचेंगे क्या, बीच वाले 4, मतलब 1 2 3 4, ये ऊपर वाले 4, क्योंकि सिर्फ ऊपर ही ऊपर रहेगा, नीचे कुछ नहीं है। सेम नीचे में भी ऐसे 4 पीस आएंगे, बाकी सब हर किसी ना किसी साइड से कनेक्टेड है, तो ऊपर आ जाएंगे 4 और नीचे आ जाएंगे 4, टोटल कितने हो जाएंगे 8। इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे 8 ही ऐसे पीसेस होंगे जो किसी के साथ टच नहीं करेंगे, मतलब एक ये वाला पीस ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर में बस ब्लू है, साइड वाला कुछ भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। क्यों, येलो सिर्फ आपने इस साइड पेंट किया है, ब्लैक आपने इस साइड पेंट किया है, बट ये बीचों बीच है, एकदम मिड में, ब्लैक वाली इधर है, ब्लैक वाली इधर है, येलो वाली इधर है और येलो वाली इधर है। बीच में से 4 पीसेस है जिसपे सिर्फ ब्लू है, एक ही फेस पेंटेड है। ये साइड वाले जितने भी देखोगे ना, यहाँ पे पूरा येलो है ये वाला साइड, और पीछे वाला साइड पूरा ब्लैक है, इसमें भी दोनों फेस आ जाएगा। सिर्फ ये ऊपर के ऐसे 4 पीस रहेंगे जिसपे एक कलर पेंटेड है, और नीचे के 4 + 4 टोटल हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8। अभी क्यूब से विजुअलाइज अच्छे से कर पाओगे, अभी हो नहीं पा रहा है इसीलिए, नहीं तो 8 ऐसे पीसेस आते हैं, ठीक है। हम हमारा सी सेट अब यहाँ ख़त्म करते हैं। अब हम लोग मंडे से अगर मिलेंगे तो हम लोग जीएस करेंगे, बचा हुआ हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री से, और उसमें जितने भी फैक्ट्स है, हिस्ट्री जैसे मैंने आप लोग को पढ़ाई दिया था, बट उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब उसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मतलब जब भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, एज अ फैक्ट्स या एज अ नोट्स आप अपने इसमें लिख सकते हो उसको इसमें। अब क्या होगा, मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दोगे ना, मैं एक और चीज़ दिखाऊंगा, कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुए एज इट इज़, मतलब वर्ड भी चेंज नहीं किया यूपीएससी ने, एज इट इज़ उठा लिया। कौन कौन से फेवरेट थीम होते हैं, जैसे आपको पता चलेगा बुद्धिज्म, जैनिज्म हर साल फेवरेट है, गांधी जी हर साल फेवरेट है, अकबर, विजयनगर किंगडम हर साल, मतलब हर साल एक क्वेश्चन आया ही आया है, ये भी आपको पता चल जाएगा। मतलब मान लो अगर यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है ना, रूम जितना बड़ा, आपको कितना पढ़ना है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। मतलब मान लो ये इतने टेबल में इतने टॉपिक से इतना ही पढ़ना है, पूरा रूम पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझ में आते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोग हिस्ट्री का स्टार्ट कर देंगे, उसमें भी हम लोग पहले एंशिएंट से स्टार्ट करेंगे, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, वो खत्म करने के बाद इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे, और साइंस में ये भी दिख जाएगा कि साइंस पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, साइंस में अलग से कुछ नहीं होता है, और इकोनॉमिक्स भी करंट अफेयर बेस्ड होता है, ठीक है। तो वो भी किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और कौन कौन से स्टैटिक टॉपिक होंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। यानी आप में से किसी को साइंस का डर भी है तो वो भी निकल जाएगा, क्योंकि साइंस में कोई स्टैटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखोगे करंट अफेयर से लिंक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और वो करंट अफेयर्स 1 साल का कर लीजिए, साइंस का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स